नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है यमुना अथॉरिटी के रेट्स के ऊपर। यमुना अथॉरिटी के जो 300 मीटर का रेट है, क्या वो वाकई में बढ़ने लगा है या फिर नहीं? क्या उसमें ग्रोथ आपको दिख रही है या नहीं? तो एक बार मैं आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपनी इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि यमुना अथॉरिटी के 300 मीटर का रेट जो बढ़ा है, क्या वो वाजिब बढ़ा है या फिर नहीं? तो सभी लोगों को जो यमुना से वाकिफ हैं उन सभी को पता होगा कि अक्टूबर के बाद से जो मार्केट है वो स्टेबल हो गई थी और बीच बीच में फाइनेंसर ने उस मार्केट को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो नाकाम रही थी। और अब फिर से एक बार बढ़ाने का प्रयास किया है। अब जहाँ पहले हमें रजिस्टर्ड प्लॉट 2.10 तक मिल रहे थे, 2.10 2.15 चीज मिल रही थी, अब उनके रेट 2.20 2.25 तक हो गए हैं। और जो हमारे नॉन रजिस्टर्ड प्लॉट थे यानी कि जनरल प्लॉट थे, उनके रेट अब जो पहले 2 करोड़ तक मिल रहे थे वो अब 2.10 2.15 में चीजें मिलने लगी हैं। यानी कि मार्केट में अब जितनी भी यूनिट अपडेट हुई हैं उनमें 10-10 लाख का आपको गैप दिखा है। तो क्या ये जो गैप है ये मार्केट को कुछ बढ़ाने का अंदेशा देता है या फिर से एक बार ये गैप होकर रह जाएगा? तो 15 से 20 दिन तक अगर हम देखेंगे तो हमें इसका अंदाजा लगेगा कि क्या वाकई मार्केट बढ़ेगी। अब आप पूछोगे कि 15 से 20 दिन क्यों? क्योंकि कोई भी फाइनेंसर किसी भी डील को लेकर आता है तो वो 2 महीने के टाइम पर लेकर आता है डील को, 2 से 3 महीने के टाइम पर डील को लेकर आता है। तो अपना रेट रखता है, रेट उसने अपना कुछ भी मन मुताबिक रखा। अगर उसके रेट में वो डील सोल्ड हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि हाँ भाई, कस्टमर ने उसकी वैल्यू के हिसाब से उस प्लॉट को ले लिया है, यानी कि अब प्लॉट की वैल्यू आपकी बढ़ गई है। अगर कस्टमर उस प्लॉट को नहीं लेता है तो धीरे धीरे हर दूसरे तीसरे दिन कस्टमर अपने उस रेट में हल्की सी कटत कर लेता है, थोड़े थोड़े रेट उसके कम करता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब उसका समय बिल्कुल समाप्त हो जाता है और उसके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो उस प्लॉट को अपने नाम कर ले या फिर उसमें 5-10 लाख का घाटा खाकर उसको सेल कर दे। तो अब जो ये जो रेट बढ़े हैं ये आपको मई के 15 से 20 तारीख तक पता चल जाएंगे कि ये रेट वाजिब बढ़े हैं या फिर नहीं। और बीच बीच में भी जो आपके फाइनेंसर हैं इन्होंने रेट को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहे थे। अब आप ये लोग ये पूछेंगे कि फाइनेंसर रेट को कैसे बढ़ाता है, वो रेट को कैसे इंक्रीज करता है, फाइनेंसर कौन होता है रेट बढ़ाने वाला? तो मैं आप सभी को बता दूं कि फाइनेंसर ही एक वो है जिसने इस यमुना के रेट को बढ़ाया है। किसी बायर किसी सेलर ने नहीं बढ़ाया, रेट जो बढ़ाता है वो हमेशा फाइनेंसर रेट बढ़ाता है। अब आप पूछोगे कि फाइनेंसर रेट किस प्रकार से बढ़ाता है। मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि फाइनेंसर किसी भी प्रॉपर्टी के रेट को कैसे बढ़ा सकता है। देखो, एक चीज तो यहाँ पर है, डिमांड और सप्लाई, वो तो हमेशा चलेगी। यानी कि जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट आपका बढ़ता ही है। तो मेन बात आज हम करेंगे कि एक फाइनेंसर किसी भी रेट को कैसे बढ़ाता है। आप मान के चलिए कोई प्लॉट है और एक, जैसे मैं हूं, मैंने एक प्लॉट ले लिया कि ये प्लॉट मैंने, या कोई भी एक चीज मैंने अपने ले लिया। मैंने एक फोन ले लिया और इस फोन की कीमत थी मार्केट में एक्चुअल 10,000 रुपए, और सिर्फ ये एक ही एडिशन बचा है मेरे पास फोन का। अब जो लोग इस फोन में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे पास आएंगे कि दीपेश जी, हम तो इस फोन को खरीदने वाले थे, हम थोड़े से लेट हो गए, यार ये वाला फोन आप मुझे दे दीजिए प्लीज। तो मैं कहूंगा कि नहीं सर, ये फोन तो मैं अपने पास रखूंगा। तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑफर करेंगे कि सर आप एक काम कीजिए, मुझसे 11,000 रुपये ले लीजिए, पर इस वाले फोन को मुझे दे दीजिए। फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, इस फोन में कुछ तो ऐसा खास है जो मुझे मार्केट से 1,000 रुपये फालतू दे रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस फोन के अपने मांगूंगा 15,000 रुपये कि भाई जिसको भी फोन चाहिए, मैं एक एडवर्टाइजमेंट निकालूंगा, जिसको भी फोन चाहिए 15,000 रुपये का फोन है, लास्ट ऑप्शन ये बचा हुआ है, जिसको भी फोन चाहिए वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है दिए गए नंबर पर। अब मेरे पास अगर उस फोन की वाकई में डिमांड होगी तो मेरे पास कॉल आएंगी कि सर हम मुझे 12 में दे दो, मुझे 13 में दे दो, मुझे 14 में दे दो। और कोई आएगा कि भाई सर मुझे 15 में दे दो, चलो मैं 15 में लेने तैयार हूँ। मैंने 15 में से फोन दे दिया, यानी कि मैं चीज लेकर आया 10 की, मैंने चीज बेच दी 15 की। उस प्लॉट की मतलब फोन की डिमांड हुई तो चीज मैंने निकाल दी। तो ऐसे ही फाइनेंसर यहाँ पर करता है। फाइनेंसर किसी भी प्लॉट को लेकर आया, ले आया, कोई पार्क फेसिंग डील ले आया। अब किसी कस्टमर को डील पसंद आ रही है और वो मार्केट में सिर्फ एक डील बची है, तो कस्टमर जो फाइनेंसर है
उसके रेट हल्के से फालतू कर देगा। डील अगर उन रेटों में बिक जाएगी तो मार्केट हो गई। अब तो मार्केट इस प्रकार से होती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं। अब मान के चलिए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम डील होती है, आप सभी को पता है कि 90 से 95% जो डील होती है वो फाइनेंशियल मीटिंग होती है, और 5 से 10% जो डील होती है वो पार्टी मीटिंग होती है। और जो लोग बाग हैं वो फाइनेंशियल डील पे ज्यादा विश्वास करते हैं कंपैरिजन टू पार्टी डील, क्योंकि पार्टी डील जो है वो मैक्सिमम टाइम कंफर्म नहीं हो पाती है। उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मीटिंग को लेकर, किसी चीज को लेकर, कि भाई कल हमने मीटिंग तय करी, और कल का कि भाई वो कहेंगे कि भाई हमारे कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर परसों की मीटिंग शेड्यूल हुई, परसों को फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई। फाइनेंसर के पास वो लिमिटेड सी रहती है, यानी कि उनके पास अगर कल की मीटिंग हो गई तो कल की मीटिंग रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो मीटिंग के लिए मना कर देंगे। तो मैक्सिमम फाइनेंस के पास एक प्रूफ तो नहीं कहूंगा, एक फाइनेंस के पास एक मतलब भरोसा होता है कि हाँ, अगर ये डील इनके पास इस रेट पे हमने ओके कर दी है, तो हम अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएंगे तो ये डील फाइनेंस के पास रहेगी। फाइनेंसर कोई टाल मटोल नहीं करेगा। पार्टी टाल मटोल कभी कभी रेट्स के उसमें लालच में आकर कर देती है। अगर पार्टी को रेट थोड़ा सा कहीं ज्यादा मिलता है तो पार्टी उस रेट को थोड़ा सा कि नहीं सर, मुझे तो वहाँ रेट ज्यादा मिल रहा है, और अगर इतने कि आपके पास पार्टी हो तो लेकर आना, वरना फिर मीटिंग नहीं हो पाएगी। फाइनेंसर के साथ ऐसा नहीं है। फाइनेंसर अपना एक रेट कोड करता है मार्केट में। कोई भी चीज है कि किसी उसने 2.20 मांगे, अगर ऐसा नहीं है कि कोई उसको 2.25 ऑफर करेगा तो 2.25 दे देगा, नहीं, वो 2.20 की चीज देगा और 2.20 ही उसको कोड किए जाएंगे। तो फाइनेंसर एक भरोसे का सौदा होता है। थोड़ा सा हमें महंगा मिलता है पर भरोसे का सौदा होता है। अब ऐसे बीच बीच में फाइनेंसर ने फिर से टॉपिक पाते हैं, फाइनेंसर ने मार्केट को बढ़ाने का प्रयास किया था और वो नाकाम रहा था। अब ये वाला हमें देखना होगा कि अब जो ये रेट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्या ये एक वाजिब रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और मेरा मानना ये है, मैं अपने दिल से ये कहना चाहता हूँ कि अब जो ये मार्केट है, ये मार्केट अब रीजनेबल मार्केट है। यानी कि जो रेट बढ़े हैं, रीजनेबल रेट बढ़े हैं, और ये रेट अब आपके अप ही जाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद जून में आपका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और मैक्सिमम लोग इसी चक्कर में रुके हुए हैं कि एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिर हम मार्केट में अपनी सेल परचेज करें। क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता चल रही है, और आचार संहिता में बहुत लोग मतलब सेल परचेज करने से थोड़ा सा बचाव करते हैं कि भाई आचार संहिता में छोड़कर 1-2 महीने की बात है, अपना जब रिजल्ट वगैरह ओके हो जाएगा, गवर्नमेंट सब कंफर्म हो जाएगी, तो तब हम अपना सेल परचेज देखेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी डाउटफुल है कि क्या यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, रेट्स हैं, इन पर अंतर पड़ेगा। और मतलब हम उन्हें कितना भी समझाए कि सर गवर्नमेंट का अंतर नहीं पड़ेगा, ये एक सेंट्रल प्रोजेक्ट है, और सेंट्रल प्रोजेक्ट कहने की एक बार जब वो इसका टेंडर छूट जाता है तो कंप्लीट हो गया रहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, और उनका सोचना भी सही होता है कि एक गवर्नमेंट से मतलब अंतर नहीं पड़ेगा, पर जो तेजी से है वो तेजी में थोड़ा सा रुकाव आ जाएगा। यानी कि जिस तेजी में काम चला था उसमें हल्का हल्का सा स्लो स्लो वो काम होने लगेगा। तो कुछ लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि एक बार फाइनल हम देख लें कि गवर्नमेंट किसकी आने वाली है, और जब एक बार गवर्नमेंट आ जाए तब फिर एक बार हम मार्केट में सेल परचेज करने के लिए आए। और फिर ये भी सोचते हैं कि ऐसा 1 महीने में क्या ही रेट बढ़ जाएंगे जो हम जून में लेने आएंगे। तो उनका सोचना भी ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 1 महीने बाद भी प्रॉपर्टी लेनी है, हमें आज ही प्रॉपर्टी लेनी है, और 1 महीने में कुछ तो मार्केट बढ़ेगी 5, 10, 15 लाख रुपए, क्यों हमें 10-15 लाख रुपए फालतू अपनी जेब से देने, आज ही अपना प्लॉट ले लेते हैं। तो अब ये जो मई का महीना आने वाला है, और स्टार्टिंग के 2 हफ्ते जो रहेंगे, 2 वीकेंड जो रहेंगे, ये बहुत मेन रहने वाले हैं मार्केट को लेकर। क्योंकि जिस तरह से हमने रेट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी है, फाइनेंशियल रेट्स बढ़ाया है, और अगर इस रेट में चीजें सेल हो जाती हैं, क्योंकि आज की जो यूनिट है और वो यूनिट अगर 15 दिन बाद सब बिग सोल्ड आउट हो जाती है, कोई भी यूनिट बचती नहीं है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने हुंकार भर दिया है, अब मार्केट ऊपर जाने लगी है। अगर हम 15 दिन बाद सेम यूनिट इन्हीं को देखते हैं रेट कम होते हुए, यानी कि जो भी यूनिट है हमारी मार्केट में 10 से 15 यूनिट, और 2 हफ्ते बाद 15 यूनिट में से हम 12-13 यूनिट देखते हैं, और उनके आज के रेट में और 15 दिन के रेट में हम उनमें अंतर देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी और स्टेबल चलेगी। यानी कि अभी मार्केट का स्टेबल चलने का ही मन कर रहा है, अभी उसका उड़ान भरने का मन नहीं कर रहा है। तो ये 15-20 दिन मार्केट के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो और आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप हमसे चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर विजिट करनी है, यहाँ की डेवलपमेंट देखनी है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, और अब अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, और बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है जो हम अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी को।